अभी आप लोगों से कई लोगों से कई प्रश्न आए हैं। अभी हम एक एक लोगों को बुलाएंगे और उनसे आपका जो भी प्रश्न है वो छुड़वाएंगे। सुभाष जी, लोटे जी, लैंड एक्विजिशन जो आपके भूमि अधिग्रहण के बारे में जो अभी रिसेंटली जो पारित किया है उसके बारे में लोटे की बात करेंगे। मित्रांनो, खरं तर या प्रश्नावर आपण एक मोठं देशव्यापी आंदोलन केलं परवा 5 तारखेला। त्या अनुषंगानं आपला हा जो अध्यादेश काढला मोदी सरकारनं, त्याला विरोध आम आदमी पार्टीनं विरोधासाठी विरोध नाहीये। तसं सुरुवातीला सकाळी वारेंनी पण सांगितलं की उद्योगांना आमचा विरोध नाही, उद्योग लागतील, माणसासाठी जे जे आवश्यक आहे, ज्याचं उत्पादन आवश्यक, त्याची जी संसदीय समिती, लोकसभेच्या खासदारांची जी समिती असते, त्या समितीच्या अध्यक्षा या सध्याच्या लोकसभेच्या ज्या सभापती आहेत तुमच्या महाजन, या त्याच्या अध्यक्षा होत्या। याच्यामध्ये जर दुरुस्त्या करायच्या असतील, सुचवायच्या असतील, शेतकऱ्याची संमती त्याच्यामध्ये महत्वाची होती। ते बाजूला केलं, त्याच्यामध्ये किती त्याचा नुकसान भरपाई, त्याची किती लाभ, किती त्यांना मिळायचा, हे त्याच्यामध्ये अनुसूचित होतं। परंतु ऑर्डिनन्स काढताना ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी बाजूला ठेवल्या आणि आता तर असं म्हणण्याची पाळी आली की 1894 कायदा हा बरा होता, इंग्रजांनी केलेला। इतकी वाईट परिस्थिती आहे आणि म्हणून आज ठिकठिकाणाहून आपल्याकडे ज्या बातम्या येत आहेत त्याच्यामध्ये, आणि त्या दृष्टीनं आपण आम आदमी पार्टीने आणि देशामधल्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने काम करणाऱ्या लोकांनी एसीजेडचा सुद्धा जो कायदा केला याच्या पूर्वीच्या सरकारनं, त्याच्यामध्ये सुद्धा या सगळ्या गोष्टी होत्या। त्या फार खोलामध्ये मी जात नाही, मात्र या घटकांना फायदा होईल या दृष्टिकोनातून जे आज जनांदोलन चालले आहे त्याच्यामध्ये आम आदमी पार्टी त्या आंदोलनाचा भाग आहे। किंबहुना ते प्रश्न आपण पुढे घेऊन जायला पाहिजे। तो म्हणजे या देशामधले जवळपास 80% लोक, 80%, हे मी सांगत नाही, तर डॉक्टर अर्जुन सेन गुप्ता यांनी यांचा जो आयोग नेमला गेला आणि त्यांनी जी आकडेवारी दिली, त्यांचा जो अहवाल आहे त्याच्यामध्ये या देशामधले जवळपास 77% लोक रोज स्वतःवर 20 रुपये खर्च करू शकत नाही। हे एका बाजूला, हे एका बाजूचं सत्य। आणि दुसरं त्याच अहवालामध्ये सांगितलं की या देशामधली जी संपत्ती आहे, नेट जीडीपी मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन या सगळ्या असंघटित कामगारांचं, कष्टकऱ्यांचं, उपेक्षित घटकांचं देशाच्या जीडीपी मध्ये 60 ते 65% कॉन्ट्रीब्युशन। हे जर वास्तव असेल तर आम आदमी पार्टीच्या समोर हा घटक जो सर्व जाती धर्मामध्ये विखुरलेला आहे आणि त्याच्यासाठी आमच्यासारखी मंडळी जी त्या घटकांमध्ये गेले 30, 35, 40 वर्षापासून काम करतात, आमचं असं म्हणणं आहे की यांना त्यांच्या अत्यावश्यक ज्या बाबी आहेत, मग ते पाणी असेल, आरोग्य असेल, शिक्षण असेल, हे सगळं मोफत मिळालं पाहिजे। मोफत आपल्यापैकी अनेक लोकांना त्याचं आश्चर्य वाटतं की मोफत कुठं देता येतं का? एका बाजूला जर मी जीडीपी मध्ये 60-65% पर्यंत कॉन्ट्रीब्यूट मी करतोय आणि दुसऱ्या बाजूला आम्हाला खाऊ घालणारा शेतकरी, त्याला आम्ही पुरेसा त्याच्या उत्पादनाला आम्ही त्याला भाव देणार नाहीत। शेतावर राबणारा किंवा असंघटित कष्टकऱ्यांमध्ये काम करणारे जे कामगार आहेत त्यांच्या कष्टाचा मोबदला आम्ही देत नाही। मित्रांनो, हे लक्षात घ्या, एका बाजूला देशामध्ये हे किती टक्के लोक आहेत कष्टकरी, 93% कष्टकरी असंघटित
असंघटित क्षेत्रामध्ये आहे, 7% फक्त संघटित क्षेत्रामध्ये आहे. आणि गेल्या 67 वर्षामध्ये प्रामुख्यानं भूमिका अदा करावी लागेल ती अशी की जर राज्य सरकार असेल किंवा केंद्र सरकार असेल, त्यांच्या ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या चपराशाचा पगार ठरवतं त्याच्या गरजा लक्षात घेऊन, आणि तो पगार आता 16 ते 17 हजारापेक्षा कमी नाहीये. असं जर असेल तर जो कष्टकरी शेतामध्ये राबतो, शहरामध्ये राबतो, उन्हातानामध्ये 8 तास काम करतो, त्यांना त्या चपराशापेक्षा कमी पगार मिळता कामा नये ही मागणी असणार आहे की नाही. त्याचबरोबर त्याच्या ज्या मानवी गरजा आहेत त्या त्याला मोफत मिळाल्या पाहिजेत. या दृष्टिकोनातून आम आदमी पार्टीला समाजामधल्या सर्व घटकामध्ये, मग तो ग्रामीण भागामधला कष्टकरी असेल किंवा शहरामधला कष्टकरी असेल, त्या सगळ्यांच्या या प्रश्नाला भिडावं लागणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये जर आपण काम करायचं ठरवलं तर आम आदमी पार्टीला कुणीही रोखू शकणार नाही, अशी एक परिस्थिती आपण निर्माण करू शकतो. आणि ती करण्यासाठी आपण कामाला लागूया. धन्यवाद. धन्यवाद लोकटे जी. अभी फारूक भाई. अभी सुषमा जी कुछ एक क्वेश्चन है, सवाल आया है. ये सदस्य एक प्रश्न असा आला आहे की जी कमिटी बांधत आहे ती नगर निगमाच्या हिशोबाने बांधणार आहे, ती शहरांची वेगळी आणि जी रुरलची आहेत ती वेगळी बांधावी असं सल्ला आला आहे. पण एक सांगते की मिशन विस्तारच्या जी प्रोसिजर आहे त्या प्रोसिजरने डीम डिस्ट्रिक्ट जे आहेत नगरपालिकाच्या त्या हिशोबानेच कमिटी बांधल्या जाणार. आणि एक असं आलं आहे की जी मिशन विस्तारमध्ये स्टेट कमिटी बांधली गेली आहे त्याच्यामध्ये व्हॉलेंटिअरचं पार्टिसिपेशन नाही आहे. म्हणजे ही कोणत्या प्रकारे ही कमिटी बांधली गेली असं प्रश्न आला आहे. तर मिशन विस्तार जे नॅशनल ऑब्झर्वर आलेले अतिशी आणि पृथ्वी रेड्डी, तर ते आपल्यामध्ये सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये जाऊन आपले त्यांनी फीडबॅक्स घेतले होते, त्या हिशोबाने ही कमिटी बांधली गेली आहे. आपल्या पक्षामध्ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम इम्प्रूव्ह करण्यासाठी सजेशन आहे. पूर्ण प्रयत्न करू याच्यासाठी. आतापर्यंत आपल्याकडे मीडिया आणि आयटीच्या टीम वगैरे प्रॉपर नव्हत्या, त्याही बांधल्या गेल्या आहेत. वेगळ्या प्रकारे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आणि जेव्हा पोलिंग बूथपर्यंत कमिटी सगळ्या होतील तर आपोआप ही जी सिस्टम आहे ती आपोआप इम्प्रूव्ह होईल की स्टेटमधून डिस्ट्रिक्टला मेसेज जाणार, डिस्ट्रिक्टमधून वॉर्ड लेवलपर्यंत जाणार. 5 प्रश्न आले आहेत माझ्याकडे. काही पॉलिसीच्या संदर्भात, काही कार्यक्रमाच्या संदर्भात. थोडक्या वेळेत मी उत्तर देते. एक प्रश्न जो आहे त्याच्यामध्ये सुजाता पाटील आहेत कोल्हापूरच्या, त्यांनी म्हटलं की वृद्धाश्रमातल्या लोकांच्यासाठी काम करणं, महिलांच्यासाठी आणि विधवांच्यासाठी आम्हाला काम करायचं. तर लोकल लेवलला आपल्याला जे काही उपक्रम करायचे असतील किंवा आपल्याला जे प्रश्न वाटतात त्या संदर्भात तुम्ही काम करू शकता. फक्त पार्टीचे जे काही मूल्य आहेत, पार्टीचे जे तत्व आहेत त्या विरोधामध्ये जाऊन आपल्याला कुठलंही काम करायचं नाही. परंतु लोकल ज्या गरजा असतील त्याप्रमाणे तुम्ही लोकल निर्णय घेऊ शकता. दूसरा प्रश्न है संघर्ष यात्रा करने के लिए सीडी या प्रोजेक्टर वगैरह देना चाहिए और कार्यकारिणी हर जिले में बनाना चाहिए ऐसा. तो हमारा मानना ऐसा है कि लोकल लेवल पे हमें रिसोर्सेस जो है वो उपलब्ध करना है. आप लोग इतना सीडी वगैरह हो तो राज्य के हम लोग दे सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर वगैरह आप लोकल लेवल पे उपलब्ध करना चाहिए आप सब लोगों ने. और जिल्हा कार्यकारिणीच्या जिल्ह्याच्या मिशन विस्तारच्या अंतर्गत ज्या जिल्ह्याच्या कार्यकारिण्या आहेत किंवा ज्या सगळ्याच लेवलला ज्या कार्यकारिण्या आहेत आपल्या विभागीय असतील, जिल्हा असतील किंवा विधानसभा, ते काम आपलं आता चालूच आहे. त्यामुळं थोड्या दिवसामध्ये ह्या सगळ्या कार्यकारिण्या परत बनवल्या जातील. हा एक प्रश्न आहे तो वाचून नाही दाखवत मी इंग्लिशमध्ये, फक्त तो असं सांगते की याच्यामध्ये असं विचारलेलं आहे की शेतकऱ्यांचा भाजीपाला किंवा काही जो माल असेल तो कमी पैसे त्यांना मिळतात आणि ग्राहकांच्या पर्यंत जाईपर्यंत त्याला जास्ती ग्राहकांना पैसे मोजावे लागतात. तर डायरेक्ट शेतकऱ्यांचा माल बाजारामध्ये आला पाहिजे. तर
शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजार भाव मिळाला पाहिजे, कारण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वगैरे होत आहेत. त्याच्यामध्ये आपण बघतो आहोत की मुख्य प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळत नाही हा आहे. आणि म्हणून मग त्या संदर्भात आपली जी काही शेतकऱ्याची विषय पॉलिसी बनेल त्याच्यामध्ये आपण या सगळ्यांच्यावरती विचार करणार आहोत. परंतु आपली भूमिका अशीच आहे की शेतकऱ्यांच्या त्याचं जे काही मूल्य आहे ते त्यांना मिळालंच पाहिजे. GM फूडच्या संदर्भात त्याच्या संदर्भात आपली जी पॉलिसी असेल त्या संदर्भात सुभाष वारे याच्याबद्दल बोलतील. त्यानंतर जैविक शेतीबद्दल आहे. आपलं जैविक शेतीला प्रमोट करणं याच्यामध्ये काही गैर आहे असं मला वाटत नाही, म्हणून त्याच्या संदर्भात आपण त्याच्या विरोधात नाहोत. जैविक शेती ही चांगली गोष्ट आहे, परंतु GM फूडच्या संदर्भात सुभाष वारे त्याच्याबद्दल बोलतो. पुढचा प्रश्न आहे की भ्रष्टाचाराची जी प्रकरणं जिल्ह्यात किंवा गावामध्ये असतील त्याला राज्य कार्यकारिणी सपोर्ट करावा. ही तर आपली भूमिकाच आहे पक्षाची. भ्रष्टाचाराच्या विरोधामध्ये आपण काम करतो आहोत आणि त्याचाच भाग आहे हेल्पलाईन हा पण एक आहे. आणि तिथले काही प्रश्न असतील लोकल लेवलचे तर लोकल लेवलच्या कार्यकारिणी त्याच्यामध्ये ठरवून काही कळवले त्याला राज्य कार्यकारिणी निश्चितपणे त्यांच्या पाठीशी उभं राहील. धन्यवाद. थैंक यू सभी करेंगे. सबका प्रश्न छुड़वाने का थोड़ा कठिन होगा, फिर भी हम लोग जो भी मैक्सिमम है वो लेके हम लोग प्रश्न सबका छुड़वाने का प्रयत्न करेंगे. तो हमारा वक्तव्य भी माइनॉरिटी इसमें ही अपेक्षित है, समझो संक्षिप्त में. धन्यवाद. दो प्रश्न है और दोनों प्रश्न के लिए मैं 3 की जगह 6 मिनट की अपेक्षा करता हूँ. देयर शुड बी अ माइनॉरिटी सेल और दूसरा है द टास्क ऑफ वर्क प्रॉपर्टी बी इंक्लूडेड इन आवर प्रोग्राम इन ऑर्डर टू रिलीज वर्क प्रॉपर्टीज प्योरली इन द वेलफेअर अँड इंटरेस्ट ऑफ मायनॉरिटी. वन अनदर क्वेश्चन इज देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा मुस्लिम आरक्षणामधून मुस्लिम शब्द काढून टाकले, याबद्दल आम आदमी पार्टी पक्षाची नेमकी भूमिका काय आहे? मी या दोन्ही प्रश्नांना एक संमिश्र असं उत्तर देऊ इच्छितो. मला वाटते की बरं, मराठी न समजू शकणारे काही मुस्लिम बांधव आहेत का ज्यांना मराठी समजत नाही? 2 जण आहेत, मग शिकून घ्या. 1956 ला जेव्हा पहिली सार्वजनिक निवडणूक 1956 ला जेव्हा पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली होती, त्या निवडणुकीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मोहम्मद अली रोडवरील आपल्या भाषणामध्ये त्यांनी जे काही सांगितलेलं आहे त्याचा एक उल्लेख करणं मला आवर्जून इथं आवश्यक वाटते. त्यांनी त्या भाषणामध्ये, म्हणजे जे भाषण त्यांचं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थॉट्स अँड स्पीचेस मध्ये प्रकाशित झालेला आहे, त्याचा उल्लेख घेऊन सांगतोय. त्यांनी त्याच्यामध्ये मुस्लिम समाजाला उद्देशून एक चांगलं वक्तव्य केलेलं आहे. त्यांनी सांगितलं होतं की मुस्लिम समाजाला की बाबा तुम्ही मेन फ्लो मध्ये येण्यासाठी तुम्हाला काँग्रेसचं आधी जे तुमचं मूळ आहे ते तिथून तोडावं लागणार आहे, आणि जोपर्यंत तुम्ही तुमची नाडीपासूनचे संबंध समजून काँग्रेससोबत राहता ते तोडणार नाही तोपर्यंत तुम्ही मुख्य प्रवाहात येणार नाहीत आणि तोपर्यंत तुमचं कल्याण होणार नाही. हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगताना म्हणाले की जेव्हा मी संविधान सभेमध्ये आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये एक ठराव ठेवणार होतो त्यापूर्वी मी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना बोलावून सांगितलं की मागासलेपणाच्या आधारावर जाती आधारित आरक्षणासाठी मी उद्या मांडणी करणार आहे. त्यामध्ये मौलाना तुम्ही मागासलेल्या मुसलमानांसाठी ते प्रस्ताव द्या जेणेकरून मला त्या संविधानामध्ये त्याचा समावेश करता येईल. मौलानांनी होकार दिला, निघून गेले. नंतर सभेचे ज्या दिवशी संविधान सभा होती सभागृहाच्या बाहेर त्यांना मौलाना अबुल कलाम आझाद दिसले, परंतु हे पूर्ण संविधानामध्ये तो जे काही भाग मांडताना आणि ते संपेपर्यंत त्यांना सभागृहामध्ये मौलाना आझाद कुठं आढळून आले नाहीत. तेव्हा बाबासाहेबांनी इतकेच उल्लेख केला की कशा पद्धतीनं काँग्रेस हे मुसलमानांना न्यायिक दृष्टीनं जे मिळणार होतं आरक्षणाचा अधिकार याच्यापासून वंचित ठेवण्यासाठी मौलाना अबुल कलाम आझाद यांना सभागृहाच्या बाहेर जायला भाग पाडलं. त्यानंतर मी विचार केला की मौलाना अबुल कलाम आझाद काँग्रेसचं पाठ सोडलं तर एक व्यक्ती म्हणून तो माणूस खूप चांगला होता आणि त्या माणसानं कसं काय त्या सभागृहातून बाहेर गेला असेल. तेव्हा थोडा अभ्यास केल्यानंतर कळालं की मौलाना अबुल कलाम आझाद यांनी स्वतःच्या आत्मचरित्रामध्ये ऑटोबायोग्राफीमध्ये उल्लेख केलेला आहे की त्या दिवशी मी सभागृहामध्ये बाबासाहेबांना अपेक्षित त्या पद्धतीनं प्रस्ताव मांडणार होतो, परंतु मला नेहरूने विचारलं की मौलाना इस्लाम में जात होती है क्या? मी म्हणलं की इस्लाम में तो जात नहीं होती है. तर म्हणले की जात पे आधारित आरक्षण की सभा में आपका कोई काम नहीं आप जा सकते, आणि त्यामुळे त्यांना ते बिल मांडता आलं नाही. हे मी याच्यासाठी सांगतोय की आतापर्यंतचा अल्पसंख्याक समाज मुस्लिम समाज हे नाडीचा संबंध असल्यासारखं काँग्रेस सोबत जोडून राहिलेला आहे. जोपर्यंत ते त्यांची
झाल्यापासून तोपर्यंत त्यांचा कल्याण होत नाही याच्यावरून कळते. दुसरा एक मुद्दा असा आहे की आता आम आदमी पक्षाची भूमिका काय आहे मराठा मुस्लिम आरक्षणामधून मुस्लिम शब्द वगळल्यानंतर. आजपर्यंत जेवढे कमिशन कमिट्या बनवण्यात गठीत करण्यात आल्या त्या सगळ्या कमिट्यांनी ही मांडणी करताना त्यांच्या अहवालामध्ये सांगितलेलं आहे की मुस्लिम समाज हे शैक्षणिक आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या प्रचंड मागासलेला आहे. स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत तुलनात्मक अभ्यासातून सच्चर रिपोर्ट मध्ये सिद्ध झालेला आहे की आजचा मुस्लिम समाज काही बाबतीमध्ये शैक्षणिक दृष्ट्या आर्थिक दृष्ट्या आदिवासी आणि मागासलेल्या घटकांपेक्षाही मागासलेला आहे. जोपर्यंत यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योग्य संधी प्राप्त करून दिल्या जाणार नाही तोपर्यंत या समुदायाचा कल्याण होणार नाही. सच्चरने ही शिफारस केली, रंगनाथ मिश्रा यांनी 10% केली, महाराष्ट्रातल्या महमूदुर रहमान समितीनं 8% मुस्लिम आरक्षणाची मागणी केली. परंतु आपला हा समज आहे की मुस्लिम म्हणून आरक्षण देता येत नाही. परंतु केरळ आणि तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालमध्ये ज्या निकषांवर मुसलमानांना आरक्षण दिलं ते जातीवर आधारित मागासलेल्या मुसलमानांसाठी आहे. त्या हिशोबाने जर निकष ठरवले तर देता येऊ शकतो. मराठा मुस्लिम आरक्षणातून 5% मुसलमानांना शैक्षणिक आणि रोजगार मध्ये आरक्षण देण्यात आलं होतं. शैक्षणिक आरक्षणासाठी जे निकष ठरवण्यात आले ते 50 सरनेम वरून त्यांनी जाती सांगितल्या. त्या जातीनुसार जे मराठा मुस्लिम आरक्षणाला स्टे मिळाला, मराठा आरक्षणात 16% रोजगारला स्टे आहे, मराठा आरक्षण 16% शिक्षणाला स्टे आहे, मुस्लिम आरक्षण रोजगार 5%ला स्टे आहे. परंतु हायकोर्टानं 5% मुस्लिम समाजाच्या शैक्षणिक आरक्षणाला स्टे दिला नाही. त्याला वैध ठरवलं, न्यायिक ठरवलं, संवैधानिक ठरवलं. ते नंतर स्टेसाठी सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेलं. सुप्रीम कोर्टानं सुद्धा संवैधानिक चौकटीमध्ये त्या आरक्षणाला योग्य ठरवलं. मुस्लिम आरक्षण शैक्षणिक 5%चं वैध ठरवून हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टानं तरीही फडणवीस सरकारनं वोट बँकेचं राजकारण करून हायकोर्टानं योग्य ठरवलेल्या मुस्लिम आरक्षणाला सुद्धा मराठा मुस्लिम आरक्षणातून वगळलेलं आहे आणि फक्त मराठा आरक्षणाचंच बिल असेंब्लीमध्ये पास केलं. म्हणजे पूर्वीचा ऑर्डिनन्स रद्द झाला आणि आता जे पास झालं नागपूर अधिवेशनामध्ये त्याच्यामध्ये मुस्लिम समाजाचा संबंध नाही किंवा उल्लेख नाहीये. आता जी तावडे साहेबांच्या अध्यक्षतेखाली पार्लिमेंटरी कमेंट्री बनवली त्याच्यातही ते मुस्लिम विषयावर अभ्यास नाही फक्त मराठाचे वर संशोधन करणार आणि जे मुख्य सचिवांच्या अंतर्गत अभ्यासगट बनवलं त्यांनाही ते विषय दिला ते फक्त मराठा आरक्षणाचा आहे. त्यामुळे आम आदमी पार्टीला असं वाटतंय की जेव्हा हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक दृष्टिकोनातून चौकटीतून तपासून मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण देत आहे तर ते मिळायला हवे आणि ते मिळायला हवे आणि त्याकरिता आम आदमी पार्टी संवैधानिक चौकटीत असलेल्या प्रत्येक सक्षमीकरणाच्या पाठीशी आहे. दुसरं मायनॉरिटी सेल स्थापन करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणीचा विचार असा आहे की आपण सामाजिक न्यायापासून वंचित असलेल्या प्रत्येक घटकांसाठी सामाजिक न्याय समिती बनवत आहोत आणि त्याच अनुषंगाने मुसलमानांचा प्रश्न असो, दलित भाव असो किंवा आदिवासींचा असो, अपंगांचा असो त्यांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करणारी एक समिती जेव्हा सर्व धर्म जातीची एकत्रितपणे लढा उभा करेल तो जास्त परिणामकारक राहील. त्यामुळे मायनॉरिटी सेल स्थापन करण्याऐवजी सामाजिक न्याय समितीच्या अंतर्गतच मायनॉरिटीची कमिटी राहिला. आखरीचा प्रश्न वक्फ बोर्डाबाबतीत 30 सेकंद. वक्फ बोर्डाच्या बाबतीमध्ये आम आदमी पार्टी राज्य कार्यकारिणीचा असा विचार आहे की वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टीच्या हक्का संदर्भात आणि त्याच्यावर होणाऱ्या अतिक्रमणा संदर्भात फक्त मुसलमान लढतील तर त्यांना यश मिळणार नाही. म्हणून आम आदमी पार्टी मेन स्ट्रीम म्हणून त्या मुद्द्यांवर आवाज उठवेल आणि त्याच्यावर न्याय मिळवण्यासाठी संघर्ष करेल. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद फारूक भाई. योगेंद्र यादव जी कहीं पर भी हो जल्दी स्टेज पे आ जाइएगा प्लीज. अभी 2-3 और प्रश्न आए हैं जो रिश्वत के बारे में और एंटी करप्शन के बारे में. अभी हमारे रवि श्रीवास्तव जी वो आंसर करेंगे. रवि जी. मित्रों, पहली बात तो एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ऊपर यहाँ कोई सवाल नहीं आया है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. इसका मतलब जो कुछ बोला वो सबकी समझ में अच्छी तरह से आ गया है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ. एक सवाल इधर आया है इसमें कि एक्टिव वॉलंटियर शुड बी प्रोवाइडेड विद एन आईडी.
जो एक्टिव वॉलंटियर है उनको आईडी प्रोवाइड की जाए। उसके बारे में राज्य समिति का निर्णय यह है कि जो जो कार्यकर्ता हमारे एक्टिव मेंबर बनेंगे, 100 रुपए की फीस दे करके जो एक्टिव मेंबर बनेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनको आइडेंटिफिकेशन, आईडी कार्ड नहीं, उनको विजिटिंग कार्ड बनाने की परमिशन दी जाएगी, जिससे वो अपने को अलग साबित कर सकते हैं जहां भी वो काम करते हैं। एक सवाल इधर है कि पुलिस इज कलेक्टिंग ब्राइब फ्रॉम हॉकर्स स्टेशन टॉप, आर वी डूइंग एनीथिंग फॉर दिस? तो हम लोग जो एंटी करप्शन हेल्पलाइन चलाते हैं, अगर उसमें कोई भी आदमी इसके बारे में शिकायत करना चाहता है तो वो शिकायत कर सकता है, पर जहां पर हेल्पलाइन नहीं चल रही वहां पर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना वजह को हम लोग पुलिस के साथ में कोई एक नया झगड़ा नहीं खड़ा करें। अगर कोई शिकायत करने को तैयार हो तो उसकी शिकायत करने को हम लोग शिकायतकर्ता की हम लोग मदद कर सकते हैं, मगर हम सीधे पुलिस के साथ में कोई इसके बारे में झगड़ा ना खड़ा करें। एक सवाल है, we have seen a decrease in the number of volunteers in any constituency, are we doing something about it? If yes, kindly share the same so that it should be implemented in time. देखिए, जो ये कार्यकर्ताओं के अलग होने की बात है, तो इसकी सच्चाई ये है कि अगर हम लोग अपनी तरफ भी एक उंगली उठा के देखें कि पिछले 6 या 7 महीनों में हम लोगों ने कार्यक्रम किए क्या हैं। अगर हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, ये बात निश्चित है। तो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का एक माध्यम है तरह तरह के कार्यक्रम करने का, चाहे आप ब्लड डोनेशन कैंप करिए, चाहे आप किसी, जैसा मयंक भाई ने बताया था, सड़क के ऑडिट का या सिटीजन ऑडिट का वाला मुद्दा लीजिए, या एंटी करप्शन हेल्पलाइन चालू कर दीजिए, या और भी कोई सामाजिक कार्य। मैं तो कहता हूं कि अगर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना है तो हम लोग झाड़ू लेकर के सफाई करने का काम कर सकते हैं। मैं तो समझता नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि वही तो हमारी झाड़ू लेके घूम रहे हैं सारे में। एक सवाल है इसमें, फाइनेंशियली वी आर नॉट सफिशिएंट एनफ फॉर कंडक्टिंग प्रोग्राम, दिस शुड बी द पॉइंट ऑफ कंटेस्ट टू गेट फाइनेंशियल हेल्प। देखिए, फाइनेंशियल हेल्प के मामले में आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल दान पे चलने वाली पार्टी है, इस बारे में किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो छोटे मोटे कार्यक्रम करने के लिए अगर मैं कहता हूं कोई स्वच्छता अभियान का भी करना है तो शायद 50 रुपए की झाड़ू आएगी, और उसके बाद में खड़े होकर के कार्यकर्ता आपस में मिलके शायद 50 रुपए की चाय पिएंगे वहां पे। इसके अलावा कौन सा खर्चा उसमें आने वाला है? तो खर्चा इज नॉट एन इशू। खर्चे की तरफ मत देखिए, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो उसकी तरफ तो राज्य या डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है वो जरूर अपना हाथ बढ़ाएगी, मगर किसी भी छोटे कार्यक्रम के लिए फाइनेंशियल हेल्प की तरफ देखना उचित नहीं है। आप लोग अपने आप कर सकते हैं। आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस मेनी वर्कर्स वॉलंटियर्स हैव लेफ्ट और नॉट सीन ड्यूरिंग द इवेंट्स। बिल्कुल सही बात है, जब हम लोगों ने कुछ काम नहीं किए हैं तो हमारे पास कार्यकर्ता नहीं आए, मगर अभी जैसा पिछले एक हफ्ते में आपने देखा है, 5 तारीख को जो लैंड एक्विजिशन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में हुआ था, महाराष्ट्र के 26 जिलों के अंदर हमारे कार्यकर्ता प्रोटेस्ट भी किया और मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन भी दे करके आए। तो अभी हम लोगों ने काम शुरू किया है। देखिए, जो हमारे साथ नहीं जुड़े थे, जो दूसरी पार्टियों में चले गए या और जगह काम कर रहे हैं, तो उनकी इच्छा है, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं ला सकता। मगर आम आदमी पार्टी एक ऐसा वायरस है, वो एक बार जिस आदमी के शरीर में घुस जाता है वो उसको कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। जो चला गया वो मेरा था ही नहीं, जो मेरा है वो मेरे से कभी छोड़ के मुझे जाएगा नहीं। धन्यवाद, आपको सब सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद रवि जी। अभी हम लोग इतने उत्साह से बैठे हैं योगेंद्र जी को सुनने के लिए। उसके पहले सुभाष जी थोड़ा कुछ प्रश्न बचे हैं, उसके उत्तर देंगे और बहुत एक इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट भी करेंगे। आपका मन एकदम बहुत अच्छा रहेगा आपको अभी थोड़ा देर में। सुभाष जी। धन्यवाद सुंदर जी। गणेश जी यहाँ पर कहीं हुए, सामने आ जाइए। गणेश और शारदा मापट जी यहाँ सामने आके बैठिए। कुछ सवाल बचे हैं ऐसा उन्होंने बोला, वो जो बचे हैं वो इतने हैं लेकिन इसका हम लोग किस तरीके से बहुत ही सकारात्मक तरीके से
कैसे इसको सुलझाएंगे ये मैं जरूर बताऊंगा। उसके पहले एक हमारा छोटा मफलर मैन यहाँ पे आया है। और एक छोटा मफलर मैन आपसे कुछ विनती करने वाला है, प्लीज। बोलो बोलो। नमस्कार। नमस्कार। जिंदाबाद बोलो। हाँ, ठीक है। योगेंद्र जी प्लीज दिल्ली के चुनाव के लिए एक छोटी सी मदद आप कबूल करें यहाँ पे। गणेश जी और शारदा बापट जी प्लीज। 1 लाख रुपए का डोनेशन ₹1,40,000 हे दिल्ली इलेक्शनसाठी देत आहे। देखिए ये मालूम नहीं था, लेकिन इसका संसर्ग हो गया और चेक आने लगे, और इसके लिए थोड़ा समय अगर लगेगा भी तो इसका स्वागत है। गणेश जी धन्यवाद। और जब योगेंद्र जी खाना खा रहे थे तब और 1 लाख रुपए का चेक उनको मिला है। जो जिन्होंने दिया है उनका ये कहना है कि उनका नाम यहाँ मत लीजिए। अच्छा, ये फंड डोनेशन का चल रहा है, तो ये रिक्वेस्ट मुझे आप सबसे करनी है, और ये मैसेज अरविंद केजरीवाल भाई का है। अरविंद केजरीवाल जी ने 4 दिन पहले दिल्ली से आई एक्सेप्ट चैलेंज नाम से एक फंड डोनेशन ड्राइव शुरू किया। एक्चुअली एक बड़े डोनेशन तो आते रहते हैं, लेकिन छोटे डोनेशंस भी दिल्ली के चुनाव के लिए हमें कबूल करने हैं। और आई एक्सेप्ट द चैलेंज ये कंसेप्ट ऐसी है कि हम आज यहाँ पर जो राज्य कार्यकारिणी और जिलों के प्रमुख हैं, ऐसे 40 लोगों का नाम मैं एज अ स्टेट कन्वीनर नॉमिनेट करूंगा। तो स्टेट कमेटी के लोग और बाकी जिलों के प्रमुख, कोई आपको आक्षेप तो नहीं है ना, लेकिन ये नॉमिनेट करने से पहले मुझे डोनेशन देना है। तो मैं तो एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं 10,000 रुपए का डोनेशन योगेंद्र भाई के पास दे दूंगा। मैं 10,000 का दे दूंगा। ये कंसेप्ट ध्यान से सुनिए कि मैं 10,000 डोनेशन दे दूंगा, और स्टेट कमेटी और जिलों के प्रमुख ऐसे 40 लोगों का नाम मैं नॉमिनेट करूंगा। तो आपको वहां से दिल्ली से फोन आएगा, ईमेल आएगा, आपको अपना डोनेशन देना है। वो कितना देना है इसका कोई कंपल्सन नहीं। आप 1,000 भी दे सकते, 2,000 भी दे सकते, और 1 लाख भी दे सकते। तो अगर 1,000 दिया तो भी स्वागत है, लेकिन वो डोनेशन 1,000 का देने के बाद आपको आपके रिश्तेदार या मित्र ऐसे 10 लोगों का नाम नॉमिनेट करना है दिल्ली चुनाव के। तो ये आई एक्सेप्ट द चैलेंज। ये चैलेंज महाराष्ट्र के सम्मेलन ने कबूल किया है। तो मैं उस तरीके से हम 40 लोगों को नॉमिनेट करेंगे और इस दिल्ली की फंड डोनेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे। ओके, अभी सिर्फ एक ही बात बची है और उसके बाद योगेंद्र जी का भाषण सुनना है। ये जो सवाल आए इसमें बहुत सारे सवाल, मतलब जो जवाब दिए उसके कोई बिल्कुल समान धर्मीय ऐसे सवाल है। कुछ सवाल ऐसे हैं कि लोकल लेवल पे फंडिंग के लिए क्या करेंगे। तो पार्टी की डिसीजन मेकिंग में जिस तरह का स्वराज होगा उसी तरीके से फंड डोनेशन में भी स्वराज होगा। तो बिल्कुल ये
ये देखिए मिशन विस्तार ने एक बहुत बड़ा निर्णय किया है कि राज्य इकाई में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो विभागीय समितियां हैं हमारी मराठवाड़ा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, इन समितियों को काफी अधिकार होंगे। मतलब मराठवाड़ा की कमेटी को अपने स्तर पर भी कार्यालय चलाने का और मराठवाड़ा की इश्यूज उठाने का अधिकार होगा। विदर्भ की कमेटी को विदर्भ के सवाल उठाने का अधिकार होगा। तो ये जो स्वराज की कल्पना है, उसी तरह से स्टेट का जो पूरा कामकाज चलेगा उसका खर्चा हम उठाएंगे। विभागीय समितियों का जो कामकाज चलेगा वो खर्चा विभागीय समिति उठाएगी। जिलों ने करना है, इसी तरीके से करना होगा, वरना शरद पवार कार्यकर्ताओं के जेब में से जितना पैसे निकालते हैं उसमें से 10% वापिस कार्यकर्ताओं को देके, सिर्फ शरद पवार नहीं, बहुत सारी बड़ी पार्टियां, नरेंद्र मोदी ने, तो उस तरीके की पार्टी आम आदमी पार्टी को चलाना नहीं है। कोई एक ऊपर से पैसा भेजेगा और पार्टी अगर चलेगी तो वो पार्टी प्रस्तापित पार्टी ही बनेगी। जो पैसा भेजेगा वो पार्टी का तानाशाह बनेगा। तो निर्णय प्रक्रिया में स्वराज होगा, फंड कलेक्शन में भी स्वराज होगा। दूसरा एक सवाल है इसमें कि आज बहुत कुछ लोग यहाँ पे जो नहीं दिख रहे, जैसे हमारी बहन मेधा ताई, जैसे हमारे वामनराव चटप, जैसे मीरा ताई सन्याल, और फिर अंजलि ताई और प्रीति ताई है। ये सब लोग जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, कारण कुछ होगा कि उनको या तो कुछ कमिटमेंट्स होंगे या फिर आज वो उस कमिटमेंट के कारण नहीं आ पाए होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वामनराव चटप जी को छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो आम आदमी पार्टी में ही है। और चाहे मेधा ताई हो, चाहे मीरा सन्याल जी हो, चाहे अंजलि दीदी हो, चाहे प्रीति ताई हो, सब आम आदमी पार्टी में है और आम आदमी पार्टी के लिए अपनी अपनी जगह पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वामनराव चटप जी ने शेतकरी संगठन के निर्णय के कारण कुछ अलग निर्णय किया है। मैं नागपुर गया था तब उनको फोन किया था, उनको भी वापस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जरूर है कि अब इसके बाद हम लोग आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो संगठन है इसके ही बलबूते पर आगे चलेंगे। किसी और बाहर के संगठन को जोड़ के हमारा कामकाज नहीं चलेगा। बराबर है ना? जो भी होंगे वो आम आदमी पार्टी के होंगे या मानव जी के नेतृत्व में जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसके होंगे, तो उस हिसाब से बिल्कुल काम चलेगा। तीसरा मिशन विस्तार की प्रक्रिया के बारे में, वो तो जैसे वेबसाइट में हमारी मिशन विस्तार प्रक्रिया है उसी हिसाब से बिल्कुल कामकाज चलेगा। अभी तो सिर्फ रीजनल कमिटीज बनाई है, जिले में जाना है, तालुका असेंबली स्तर पर जाना है, तो उसका जवाब में ज्यादा समय में नहीं लूंगा। लेकिन मिशन विस्तार प्रक्रिया के अनुसार पोलिंग सेंटर तक हमको जाना है और उसके लिए ये राज्य कार्यकारिणी आपके पास आएगी, वो प्रक्रिया बिल्कुल आगे बढ़ाएगी और निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देनी है, वो मिशन विस्तार प्रक्रिया हम बिल्कुल पूरी करेंगे। अभी दिल्ली के चुनाव के लिए हमें किस तरह से मदद करनी है, ये एकमात्र मुद्दा बाकी है। वो बहुत संक्षेप में लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली को मदद करना बहुत जरूरी है। पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पोलिंग सेंटर तक हमारे पास कार्यकर्ता है और वो जीत सकते हैं। हम लोग हमारे साथ है बिल्कुल। तो दिल्ली को हमको मदद करना ही है और उसके लिए जो मदद किस तरह से करना है, पहले तारा मैडम बात करेगी, उसके बाद अजीम के बिल्कुल 2 मिनट में कुछ जानकारी देगा और फिर मयंक भाई ये अपना मनोगत व्यक्त करेंगे। ये पूरा 5 या 7 मिनट में होने वाला है, इसके लिए ज्यादा समय अभी नहीं है। उसके बाद योगेंद्र जी आपके साथ बात करेंगे। तारा मैडम। हैं कि दिल्ली इलेक्शन में आप कैसे मदद कर सकते हैं। पहले स्लाइड में वही है कि आप दिल्ली के लिए क्या कर सकते हैं। आप ये जानना चाहते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ घर बैठे दिल्ली के लिए चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉलिंग कैंपेन में जा सकते हैं। और तीसरा, अगर आपके पास इतना टाइम है, समय है और आप दिल्ली तक जाके मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर आपको जाना ही चाहिए और आप वहां पहुंच जाइए। वहां आपके लिए बहुत काम है। और हाँ, इसकी पहले बात, हाँ, आप क्या कर सकते हैं। आप चंदा दिल्ली के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा 2 चेक तो आ गए हैं। आप डोनेशन बॉक्स रखिए, आपके फ्रेंड्स से पूछिए। आप इंटरनेट पे भी आई फंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स
करके कैंपेन में बैंक से ट्रांसफर कर सकते हैं पैसा। और उसके बाद आप यहाँ बैठ के अपने जगह में सांगली सातारा, आपको हिंदी आती है तो वेरी गुड, आप कॉलिंग कैंपेन में जुड़ सकते हैं। यहाँ अजिंक्य बैठा है, आपको आज ही इसमें रजिस्टर करना है, तो आप प्लीज इसके बाद अजिंक्य, हाँ अजिंक्य के साथ आपका नाम दे दीजिए। हाँ देखो बात, हाँ वो हाँ फंड रेजिंग आप ऑनलाइन, ये है 3 तरीके आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये है कॉलिंग कैंपेन में, ये नंबर है, आप 1-800-3000-0105 ये नंबर है। यहाँ अजिंक्य है, आप ये नंबर पे आप रजिस्टर का फोन करके आप रजिस्टर कर दीजिए। वो नंबर से आपके पास SMS आएंगे, और अब जब भी आप आपके पास दिन में अगर 4 घंटा है तो आप वो नंबर में फोन कर दीजिए। आपको कोई दिल्ली के घर में कोई वोटर के साथ संपर्क कर दिया जाएगा। आप उसके साथ बात कीजिए और उनसे आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगिए। ये कॉलिंग कैंपेन है। कॉलिंग कैंपेन से एक कंपटीशन भी है, उसके डिटेल्स भी अजिंक्य बताएंगे। ये है महाराष्ट्र वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सो इट्स महाराष्ट्र वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो आप सब उसमें जुड़ जाइए एंड लेट महाराष्ट्र विन, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सब लोग 2 घंटा 3 घंटा जरूर टीवी बंद करके कर सकते हैं और दिल्ली में आप बात कीजिए। और आप यहाँ हमारे कैंडिडेट के लिए 70 कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगिए। हाँ, अभी फाइनली दिल्ली में भी आप सब जा सकते हैं, जो भी जिनको भी कुछ तबीयत में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अभी तो बहुत ही ठंड है, पूना से सांगली से बहुत ही ठंड है। तो आप 2 अच्छे वुलन के कपड़े खरीद लीजिए, डॉक्टर से बात कीजिए और ट्रेन पकड़ के जरूर दिल्ली जाइए। आप केजरीवाल फिर से www.केजरीवाल फिर से ये वेबसाइट पे पहले रजिस्टर कीजिए आपका नाम। उसके बाद आप जैसे जाएंगे, जैसे आपका टिकट होगा, जैसे आपका ग्रुप बनेगा, आप अजिंक्य को बताइए और उसके बाद दिल्ली में हम आपका कांटेक्ट करा देंगे और दिल्ली में कोई आपको मिलने ऑर्गेनाइज करेगा कि आप कहाँ रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे या मेन पटेल नगर ऑफिस से हमारा कैंपेन चलता है। आप वहां पे जुड़ जाइए और इस कैंपेन में क्या क्या कर सकते हैं। आप दिल्ली जाने के बाद दिल्ली के बस कैंपेन में जा सकते हैं। वाराणसी में भी एक बस कैंपेन था। हर एक मेट्रो स्टेशन में, बड़े बड़े मॉल में हम लोग आपका एक प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। ये बस कैंपेन हम लोग बुलाते हैं इसको। इसमें अलग अलग जगह ढूंढते हैं जहां बड़ा मार्केट होता है वहां। और दूसरा, आप पैम्फलेट बांध सकते हैं। अरविंद के सभा में आप लोग सब जा सकते हैं और जनसभा में जा सकते हैं। और फाइनल डेज में जब रोड शो शुरू होगा तो आप रोड शो में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आप ये जरूर कर सकते हैं, मगर आप एक को इसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ा पैसा निकालना पड़ेगा। और दिल्ली घूमने के लिए अगर आप हिंदी थोड़ा बहुत जानते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप देख लीजिए कि आपका हेल्थ ये परमिट करता है, क्योंकि वहां थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है नहीं तो। और अगर दिल्ली कैंपेन के बाद अगर आपको लगता ही है 2-3 दिन आपको घूमने का है, आप जरूर कीजिए, बट कैंपेन के बाद आप 2-3 दिन उसके बाद निकालिए। लड़ेंगे जीतेंगे केजरीवाल। हेलो, मेरा नाम अजिंक है। तो 2 टाइम में हम लोग कर सकते दिल्ली के इलेक्शन में। एक तो दिल्ली में कैंपेन करने के लिए हम खुद जाएंगे। तो जिन लोगों की भी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है उन लोगों का हम टिकट भी ऑर्गेनाइज करेंगे और उनका अकोमोडेशन की फैसिलिटीज भी दिल्ली में हम लोग अरेंज करेंगे। तो सिर्फ जिन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है वो लोग मुझे फोन करके, मेरा नंबर ये पैम्पलेट के नीचे दिया हुआ है,
तो वो नंबर पे कॉल करके मुझे आपके डिस्ट्रिक्ट की कोई लिस्ट रहेगी तो वो लिस्ट मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं उनका टिकट्स का अरेंजमेंट कर दूंगा और वहाँ पे रहने के बाद कर दूंगा। लेकिन जो लोग फाइनेंशियली कैपेबल है वो लोग खुद टिकट निकल के जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी हमारे सैलरी से जो फंड सैलरी है उसमें से बचा के आप लोगों के टिकट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग भी उतनी मेहनत से काम करके ऐसी इच्छा है। और हमारे 500 लोगों के ग्रुप है, तो हम लोगों ने अब तक 2 लाख रुपए फंड खर्च किया और अब तक 144 लोगों के टिकट्स हमने बुक किए हैं। उसमें से 70 लोग अभी दिल्ली में काम कर रहे हैं और उसमें बाकी बचे हुए 74 लोग अभी नेक्स्ट वीक में जाने वाले हैं। तो हमारा टारगेट इस साल 500 वॉलंटियर भेजने का है। लास्ट ईयर हमने 234 वॉलंटियर्स भेजे थे अपने खर्चे से। तो प्लीज जैसे हम लोग भेजे उतनी मेहनत से भी आप काम करें, ऐसी हमारी इच्छा है। तो ये तो दिल्ली कैंपेन तो हुआ, और दूसरा एक हमें एक तरह से दिल्ली कॉलिंग कैंपेन में हिस्सा लेंगे। देखो दिल्ली में जाके आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हो, लेकिन जिन लोग को पॉसिबल नहीं दिल्ली में जाके कैंपेन करना, वो लोग घर बैठे कैंपेन कर सकते हैं। तो कॉलिंग कैंपेन इज द बेस्ट वे टू, मतलब डोर टू डोर करने के लिए बेस्ट वे है। तो इसमें आप जो सब लोग जो आए थे 500 लोग करीब आएंगे, तो आपने रजिस्टर पे नाम नंबर लिखा था, तो मैंने सबको आपका ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है कॉलिंग कैंपेन में, ठीक है। तो कल सुबह से आपको मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। वो मैसेज में एक नंबर रहेगा, वो आपने लिखा होगा, मुझे कॉल करेंगे तो मैं भी आपको बताऊंगा नंबर। तो वो नंबर से आपको मैसेज आएगा, वो नंबर पे आपको सिर्फ डायल करना है। डायल करने के बाद आपको दिल्ली के वोटर से हम कनेक्ट करके देंगे, अपने आप कनेक्ट होगा, और दिल्ली के वोटर को हमको आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए रिक्वेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं सिर्फ 30 सेकंड में आपको बोल रहा हूँ कि कॉल कनेक्ट होने के बाद आपको क्या बोलना है। जैसे कि मैं अजिंक्य हूँ, आप वोटर हो। नमस्ते सर, मैं अजिंक्य बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ ये बोलना है क्योंकि उनको अपना स्टेट पता चले। उसके बाद मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि आप आने वाले दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी झाड़ू पे वोट करें। 3 चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, एक अपना स्टेट बताओ, एक अपना प्रोफेशन बताओ, और एक आम आदमी पार्टी झाड़ू। प्रोफेशन बताना जरूरी है क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग आपको कन्विंस कर रहे हैं, ये उनको पता चलना चाहिए। और स्टेट बताएंगे तो उनको लगेगा कि दिल्ली के बाहर के लोग भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने चाहिए, इसलिए ट्राई कर रहे हैं। तो कॉलिंग कैंपेन का बेस्ट फायदा क्या होगा कि अगर देखो कोई ऑफिस में कोई चाय के टपरी बैठा हुआ, अगर आप उसको कॉल करते हो कि महाराष्ट्र से मुझे कॉल आया, तो उनमें चर्चा हो जाती है, चर्चा शुरू होती है कि महाराष्ट्र से मुझे कॉल आता है, कोई केरला से कॉल कर रहा है, कोई जम्मू से कॉल कर रहा है। तो लोगों में एक इन्वॉल्वमेंट आया होगा, हवा बनेगी कि बाबा महाराष्ट्र के दिल्ली के बाहर के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आए। तो इससे हमें काफी फर्क पड़ सकता है। तो प्लीज अभी देखो 500 लोग यहाँ पे हैं, तो आज आप यहाँ से कमिट करके जाइए, कल से आप कम 10 लोगों को कॉल करें। कौन 10 लोगों को कॉल कर सकते हैं, प्लीज हाथ ऊपर करो। सब लोग कॉल करना चाहते हैं, लेकिन रिपोर्ट भी मुझे समझेगा कि किसी से कॉल किया। अभी 500 लोग हैं, कल अगर यहाँ से महाराष्ट्र से 5000 कॉल नहीं हो पाए, इसका मतलब हाई 10 कॉल नहीं किया, ठीक है। तो प्लीज 10 कॉल करने का यहाँ से कमिट करके जाइए। और जो कुछ भी प्रॉब्लम आए, टिकट का प्रॉब्लम आए या फिर कॉलिंग कैंपेन में कोई कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर है, इस पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम। सबसे विनंती है, जो लोग अपने नाम रजिस्टर नहीं किया होगा, सब अपने मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9762 083 740 9762 083 740। अगर आपको दिल्ली में जाने के लिए टिकट्स भी अवेलेबल करने हैं तो मैं भी कर दूंगा, और कॉलिंग कैंपेन में आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए, जो कुछ भी क्वेरीज आएंगे वो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कल से आपको मैसेज टू एक नंबर आएगा टोल फ्री, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, और बिल्कुल टोल फ्री, आपका कोई बैलेंस नहीं करेगा, आपका फोन का बैलेंस नहीं करेगा, टोटली फ्री आप दिल्ली के वोटर से कॉल कर सकते हो, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 500 लोग हैं, 500 लोगों ने हर रोज 10 भी कॉल किए, तो रोज 5000 कॉल महाराष्ट्र से जाएंगे दिल्ली में, ठीक है। क्या तो पहले चुनाव में, लेकिन अभी तैयार है पूरे। तब तो मुझे याद है कि हम लोग जाते थे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेन करने, तो वहां पे उनके वॉलंटियर्स नहीं रहते थे, तो हम लोग जाके वो वॉलंटियर्स का, उसका मैनेजमेंट का काम करते थे। अब वहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है कि हमारी वैल्यू एडिशन के लिए जरूरत पड़ेगी, बेसिक वर्क के लिए वहां पे एक पोलिंग बूथ के ऊपर लोग। एक अरविंद एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता था कि पहले कैसे मीटिंग रखते थे और सबको एसएमएस भेजते थे और सोचते थे कितने लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे। अभी इतना जबरदस्त स्ट्रक्चर बन गया है कि तुम गिन सकते हो इस पोलिंग बूथ से इतने लोग आएंगे, इतने लोग आएंगे, इतने तो आएंगे, इसके उपरांत जो आएंगे ये बोनस हो गया। तो इतना गजब का स्ट्रक्चर है, और पोलिंग बूथ का भी मैनेजमेंट ये टाइम मच बेटर है। और ये केजरीवाल से जो बात हुई वो ये कह रहे थे कि ये टाइम बीजेपी और कांग्रेस हमसे सीखेगा कि पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाए। ये वाला पोलिंग बूथ मैनेजमेंट नहीं है, ये तो वो लोग तो असल वाला करेंगे। तो अभी हमको वैल्यू एडिशन के लिए जाना है। आज के दिन में योगेंद्र जी इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन ओपिनियन पोल
तो शुरुआत में कुछ दिखा रहा था कि हमको 8-10 सीट मिलेगी, आज ये नेक टू नेक दिखा रहा है। 4 दिन पहले मैंने देखा इंडिया न्यूज समझते हो ना कौन? उसने 23 सीट बीजेपी को, 39 सीट आम आदमी पार्टी को। वो माहौल तो बदल रहा है, लेकिन अपनी तो ये लास्ट फ्रंटियर है, इसको तोड़ना ही है। मैं कहा ना, वो झूठ का घोड़ा रोकना है दिल्ली में। तो ये टाइम ऊर्जा जो देश भर में पैदा होगी, लास्ट टाइम भी दिल्ली से हुई थी, ये टाइम भी मुझे लग रहा है ऊर्जा पैदा करना है। आज ऊर्जा बहुत दिख रही है, लेकिन दिल्ली जीतने के बाद जब यहाँ मीटिंग होगी तब ये कम पड़ेगा। थोड़ा सा वहाँ क्लास डिवाइड है, अपर क्लास मिडिल क्लास जो माहौल बनाता है ये मोदी जी की तरफ है, और लोअर क्लास जो है ये आम आदमी पार्टी की तरफ, क्योंकि बिजली, पानी, भ्रष्टाचार ये सब उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन लास्ट कुछ हफ्तों में मैं देख रहा हूँ ये भी बदल रहा है। मैं दिल्ली कॉलिंग में 1438 फोन मैंने भी किए हैं। मैं खाली आपको एक फीडबैक के लिए कह रहा हूँ। तो उसमें से मैं दिल्ली कॉलिंग का रिकॉर्ड बता रहा हूं कि जिसने कहा वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, वैसे 13,661 है, और जो नहीं देंगे वो 3,400 है। तो हवा बदल रही है जोर में। कुछ दिन पहले बात हुई थी किसको ले आना वहां पे कैंपेनिंग के लिए, मुझे दिल्ली से बताया इतना बढ़िया चल रहा है ना, किसको मत बुला। आप समझ गए ना किस कौन हो सकता है? हाँ, नजदीक ही रहते हैं अहमदनगर के पास। तो बोले अभी जैसा चल रहा है चलने दो, बढ़िया चल रहा है। तो वहां पे जाना है, और अजिंक्य ने कहा वैसे जिसके जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसकी टिकट हम कर देंगे, अजिंक्य कर देगा। वहां पे रहना और खाना दोनों का बंदोबस्त है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते थे हम, तो वहां कैंडिडेट के पास जिस प्रकार का फैसिलिटी था वो मिलता था, लेकिन अब ये सेंट्रल टीम देख रही है, तो रहने खाने का एक आंदोलन के लेवल से ठीक ठाक है। आप 5 स्टार सोचते हो तो वैसा तो नहीं मिलेगा। बीच में ग्रुप महाराष्ट्र से गया था, बोले हमको गाड़ी भेजो स्टेशन लेने को, वहां से फोन आया, मैं बोला हमको बोलो रिटर्न टिकट ले। आंदोलन है यार, आंदोलन के हिसाब से होगा। लेकिन 2-3 बात मुझे कहने के आज बहुत गर्व होता है। कॉलिंग का जो कैंपेन है, इसमें हमने चैलेंज रखा है, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ बाकी की दुनिया, और महाराष्ट्र से 50% से ज्यादा कॉल हुए हैं, एंड वी आर लीडिंग बाय फार। फंड्स के अंदर अभी राहुल बजाज ने 65 लाख दिए, तो हम 45% ऑफ द टोटल फंड महाराष्ट्र से है। और वहां जो वॉलंटियर आउट स्टेशन से गए हैं, मोर देन 50% महाराष्ट्र से। लेकिन टेंशन है, जैसा इलेक्शन नजदीक आएगा, बाजू के जगह से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आने लग जाएंगे। अपने को लीड संभालना बहुत मुश्किल होने वाला है। एक हाथ उठना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र नंबर 1 होना चाहिए दिल्ली के आउट स्टेशन वॉलंटियर। कौन जाएगा यहाँ से? खड़े होकर हाथ ऊपर करें, एक भी बैठा हुआ नहीं चाहिए मुझे। अरे क्या बात है, ठाकुर साहब नहीं खड़े रहेंगे तो बाकी के सब बैठ जाएंगे। ठाकुर साहब उठ जाइए, आप नहीं उठेंगे चलेगा। तो कब जा रहे हैं ये तय करो। अंदाज से 12 तारीख का चुनाव होगा, 12 फरवरी का। परसों मेरी केजरीवाल से बात हुई, बोले कब आना चाहिए? मैं बोला लास्ट 20 दिन हम लोग वहां पे स्टेशन हो जाएंगे। बोले ठीक है, लास्ट के 20 दिन आ जाओ। जो पहले जा सकते हो वो जाओ, लेकिन 25 तारीख के बाद महाराष्ट्र खाली हो जाना चाहिए। यार उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा तो ऐसे 3 घंटे में पहुंच जाए, चल के आ सकते हैं। अपने को यार टिकट मिलना भी मुश्किल है, तो जल्दी से बुक करें। इसलिए मैंने पहले बोला लंच टाइम में सब लोग बुक कर दो।
क्योंकि ये यहीं से सब लोग टिकट बुक करेंगे तो फिर गर्दी हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसको प्लान करो। दिल्ली जाना है, दिल्ली जीतना है। और सर कॉलिंग पे एक बार क्या बात करनी है आप बताओ। कॉलिंग का क्या बात करना है मुझे पूछ रहा है, तो मोटा मोटा हम लोग ये बोल रहे हैं कि मैं मयंक गांधी बोल रहा हूँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ और कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। एक तो वो सुनता है मुंबई से फोन कर रहे हैं, क्या बात है, आम आदमी का मैं समर्थक हूँ, आपके पास वोटिंग कार्ड है कि नहीं, और हम चाहते हैं आप आदमी को वोट करो, उसने 49 डेज में ये काम किया था। वो 4 सवाल पूछते हैं। परसों सोमनाथ भारती आए थे, बोलते हैं एक कॉलर ने फोन किया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, बोले मैं सोमनाथ भारती की कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल रहा हूँ, आप सोमनाथ भारती को वोट करें। बोलता है इधर मोदी भी आ गया तो भी हम सोमनाथ भारती को ही वोट करेंगे। तो माहौल तो गजब का बना है, लेकिन लास्ट में ये लोग पैसे फेंकेंगे। मैं आपको ये बताऊं, कल की मोदी जी की मीटिंग 30 करोड़ रुपए की, हमारा टोटल बजट 40 करोड़ का, लेकिन उसने 30 करोड़ की मीटिंग की और केजरीवाल ने 3000 रुपए का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका पूरा हो रहा। सोचते थे कि 14 मीटिंग करने वाले हैं, 1 लाख आरएसएस वॉलंटियर जाने वाले हैं, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होगा। 26 तारीख को ओबामा आएगा, सब जगह बैनर लग जाएंगे ओबामा और मोदी के। तो भी हम अगर लीड नहीं लेंगे तो मोदी जी आगे बढ़ जाएंगे, ये डर था। लेकिन कल की मीटिंग के बाद तो लगा मोदी जितनी मीटिंग ले उतना हमारे बेटर। वो मोदी 30 करोड़ की मीटिंग लेगा, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल 3000 रुपए का प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और एक मुद्दे के ऊपर उनको ऐसा बांटेंगे कि लोगों के पास सबका पानी का पानी होगा। तैयार? फर्जी वोटिंग वो सब वहां पे तैयार है, सब कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, डोंट वरी, वो टेंशन आप मत लो। ईवीएम मशीन, फर्जी वोटिंग, आपसे क्या हो सकता है वो सोचो, बाकी वहां लड़ने वाले बहुत पड़े हैं। तो हम भी चल रहे हैं 25 को। आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि उसके पहले या 25 तक तो आ ही जाए। लास्ट के 20 दिन देश के लिए लड़ना है, देश के लिए लड़ना है। बचपन से सोच रहे थे अगर देश के लिए लड़ना है तो नेक्स्ट 1 महीना जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट 1 महीना अपनी जिंदगी। भारत माता की जय, हिंद करो, हिंद करो, जय हिंद। जीतेंगे। थैंक यू मयंक भाई। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ मयंक भाई। हम लोग सब अगले 2-3 दिन में 100 लोग जा रहे हैं वहां पर, 100 लोग मुंबई से, तो आप लोग भी वहां आ जाइएगा। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र इकाई के मिशन विस्तार के पुनर्गठन के बाद होने वाले कार्यकर्ताओं के इस सम्मेलन में आए हुए सभी कार्यकर्ताओं को, नई टीम के सभी साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत। अभी लंच के समय पत्रकार आए थे, सवाल पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी ने तो विधानसभा चुनाव भी यहाँ नहीं लड़ा, निराशा होगी, फूट होगी, सब बातें कर रहे थे, हम जवाब दे रहे थे। फिर जवाब देते देते मुझे एक चीज याद आई और मैंने कहा, आप सोचिए कोई और पार्टी होती, ये एनसीपी होती, कांग्रेस होती, बीजेपी होती, शिवसेना होती, जो निर्णय कर ले कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी और उसके 1 महीना बाद अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाए, जहां अगला चुनाव भी नहीं दिख रहा किसी को, कोई एमएलए नहीं दिख रहा, कोई एमपी नहीं दिख रहा, कोई काउंसिलर नहीं, कोई सरपंच नहीं। उनके कार्यकर्ता नेता में से कितने लोग आए? ये सिर्फ आम आदमी पार्टी है जिसका जज्बा है, जिसमें ये निस्वार्थ देश के लिए काम करने की भावना है,
जो कि महाराष्ट्र में एक सीट नहीं जीते, विधानसभा चुनाव लड़े नहीं, अगला चुनाव कोई सामने नहीं है, कोई सत्ता नहीं दिख रही, कोई पद नहीं दिख रहा, केवल दिख रहा है तो दिल्ली के अंदर जाने का, जहां इतनी सर्दी है कि तबीयत खराब हो सकती है। और फिर यहां पे लोग आते हैं अपने लिए नहीं, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए राजनीति करने की परंपरा जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है। महाराष्ट्र के सभी साथियों को मैं सलाम करता हूं। आपको बधाई देता हूं कि जो नई टीम बनी है महाराष्ट्र में, बहुत संतुलित एक ऐसी टीम है जिसमें बुजुर्ग हैं, अनुभव है, गजानन खातू हैं, मीरा सान्याल जी हैं, हमारे तमाम मार्गदर्शक हैं, सुभाष भाई जैसा नेतृत्व है, जिसे हिंदी में कहते हैं होश भी है और जोश भी है, दोनों का समन्वय है। तमाम आंदोलनों के साथी हैं, चाहे दलित आंदोलन के साथी हों, खेतिहर कामगार आंदोलन के साथी हों, असंगठित क्षेत्र के साथी हों, भ्रष्टाचार विरोधी जन लोकपाल आंदोलन के साथी हों, तमाम तरह के प्रोफेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं, चार्टेड अकाउंट हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर हैं, प्राध्यापक हैं, सब तरह के लोगों का एक समन्वय और संतुलन जो इस टीम में बना है, इस टीम से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत आशा है, बहुत विश्वास है। और जिस भावना से सुभाष भाई ने काम शुरू किया है, जो भावना उन्होंने अभी यहां पे व्यक्त की कि जो आज यहां पंडाल में मौजूद नहीं है वो भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और वो सब भी हमारे साथ रहेंगे, इस बड़े मन को लेके संगठन बनाने का जो काम यहां शुरू हुआ है, उस काम से और यहां के महाराष्ट्र की इकाई से मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत उम्मीद है। और उसकी वजह ये भी है, महाराष्ट्र में मैं पिछले 20-25 साल से आता रहा हूं, पता नहीं क्यों दुनिया की कई चीजों में महाराष्ट्र नंबर 1 है, उसमें से एक व्याख्यान मालाएं भी है। जितनी यहां व्याख्यान माला होती है उतने पूरे भारत में नहीं होती मिला के, तो वो भी महाराष्ट्र वर्सेस राष्ट्र और महाराष्ट्र आगे है। और उसमें मेरा भी हर साल नंबर लग जाता था, हर साल मैं भी यहाँ 1-2 व्याख्यान, कभी लातूर में, कभी औरंगाबाद में, कभी शोलापुर, कभी कोल्हापुर, सब तरफ मैं बोल चुका हूं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का जो एक अद्भुत संगम है, विचार का, रचना का और संघर्ष का, ये अद्भुत संगम बहुत कम जगह पे देश में दिखाई देने को मिलता है। महाराष्ट्र में एक गंभीर विषय पे 500-1000 लोग आपका भाषण सुन सकते हैं, दिल्ली में आपको 50-100 लोग जुटाने कठिन हो जाएंगे, और बाकी जगह पे भी यही स्थिति है। तो महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन का एक अनूठा चरित्र है जो पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। और इसलिए मैं चाहता हूं, मैं सोचता था और मेरी उम्मीद है कि जो काम मयंक भाई ने यहां शुरू किया था, जिस काम में अंजलि बहन, प्रीति बहन ने न जाने कितनी मेहनत लगाई थी, और जिस काम को आगे ले जाके आज सुभाष भाई आगे ले जा रहे हैं, वो काम महाराष्ट्र पूरे देश के लिए आम आदमी पार्टी के संगठन में एक मॉडल बनेगा, मुझे इसकी पूरी उम्मीद है। आज राजनीति में फुर्सत का क्षण है। ये लोहिया की एक किताब थी, रामन और लोहिया की एक पुस्तक का शीर्षक था राजनीति में फुर्सत का क्षण, इंटरवेल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स, उन्होंने एक किताब लिखी थी। राजनीति में कभी कभी रोज की भागम भाग, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ज्ञापन, शिकायत, धरना, चुनाव, वोट, इस सब को छोड़ के एक बार कभी बैठना चाहिए। इसलिए नहीं कि राजनीति से अलग होना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि राजनीति को हम और बेहतर करना चाहते हैं। आज ऐसे ही एक क्षण में हम बैठे हैं
ये सींचने का क्षण है। दुनिया में कोई काम अच्छा करना हो, बच्चों को भी बहुत प्यार करना हो, तो कभी कभी बच्चों से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों से मिलते हैं तो एक ज्यादा प्यार बनता है अपने ही बच्चों से। तो ये राजनीति का वो क्षण है, थोड़ा सा डिटैचमेंट, 2 इंच अलग होके हम सोचें, ताकि हम अपनी राजनीति को नए विचार दे सकें, राजनीति में नया खाद दे सकें, नया पानी दे सकें। आज का सम्मेलन को मैं इसी तरह से देखता हूं, जहां हम बैठे हैं अपने आप को सींचने के लिए, अपने आप को कुछ देने के लिए। और ऐसे क्षण में मैं छोटी सी बात रखना चाहता हूं। हम कहां से चले थे, आज हम कहां खड़े हैं और हमें आगे कहां जाना है। कहां से चले थे? चले थे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, चले थे जन लोकपाल आंदोलन से। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें समझ आया कि इस आंदोलन के अंदर कहीं कुछ एक गहरी धारा थी। हम सिर्फ रिश्वत का विरोध करने नहीं चले थे। जैसा हमारे साथी ने बताया कि भ्रष्टाचार के मामलों में 20% मामले, आपने कहा था रवि भाई ने, कि जितनी फोन कॉल आती हैं उनमें से केवल 20% रिश्वत के बारे में होती है। भ्रष्टाचार समाज में बहुत बड़ी चीज है, उसके अलग अलग आयाम है और उसकी जड़ समाज में बहुत गहरी है। तो हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन लेके चले। हमारे पास जन लोकपाल का सॉल्यूशन था उस वक्त, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने समझा कि यह भ्रष्टाचार की पूरी एक व्यवस्था है, करप्शन का एक सिस्टम है, और ये ऊपर के फोड़ा फुंसी को साफ करने से काम नहीं चलेगा। इस भ्रष्टाचार की जड़ जो अंदर है, कैंसर की जो जड़ अंदर है, उसको साफ करना होगा। तो खाली रिश्वत के आंदोलन से हम इस समाज में बहुआयामी भ्रष्टाचार हटाने वाला आंदोलन बने और इसके बहुआयामी आंदोलन, भ्रष्टाचार का विकल्प देने वाले आंदोलन बने। हम पहले लोग नहीं थे जिसने भ्रष्टाचार को पहचाना। बहुत लोग जानते थे कि इस समाज में भ्रष्टाचार है। हमारे आंदोलन में क्या विशेष बात निकली? हमारे आंदोलन ने इस भ्रष्टाचार का विकल्प समाज के सामने देना शुरू किया और इस आंदोलन ने एक ऊर्जा का निर्माण किया जो कि इस भ्रष्ट व्यवस्था का मुकाबला कर सकती है। तो जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ी, यह आंदोलन केवल भ्रष्टाचार, केवल रिश्वत विरोधी आंदोलन, केवल नेताओं के भ्रष्टाचार का आंदोलन नहीं, यह व्यवस्था के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन बना। और विकल्प केवल जन लोकपाल आंदोलन ही नहीं, वहां से आगे बढ़ के स्वराज का विकल्प हमने देश के सामने रखा। इस स्वराज के विकल्प में मैं समझता हूं 5 आयाम हमारे सामने हैं। जो स्वराज का विचार हम कहते हैं, उसमें जैसे जैसे हम थोड़ा और सोचेंगे, उसमें 5 विचार हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं, कभी वक्त मिले तो बात कीजिएगा, कभी मुझे वक्त मिला तो इन 5 बातों पे 5 अलग अलग दिन एक एक बार बोलूंगा, 1-1 घंटा। लेकिन अभी 1-1 मिनट में 5 बातें कह देता हूं। स्वराज का पहला पक्ष है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, अरविंद भाई ने किताब लिखी है, हम सब इसके बारे में बात करते हैं, वो है राजनैतिक स्वराज का। यानी कि राजनीति में निर्णय, लोकतंत्र में निर्णय तंत्र नहीं लेगा, लोक लेगा। यानी लोकतंत्र में निर्णय जनता से दूर, हजारों किलोमीटर दूर नहीं होंगे, जनता स्वयं लेगी। मोहल्ला सभा में निर्णय होंगे, ग्राम सभा में निर्णय होंगे। निर्णय जनता के बीच, जनता की सहमति से और जनता के द्वारा लिए जाएंगे। ये पहला हमारा इसका आयाम है, जिसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीयकरण कहते हैं, अकेंद्रीयकरण कहते हैं, जन सहभागिता कहते हैं। वो एक पक्ष है। और आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में बहुत लंबे समय बाद इस विचार को दोबारा लेके आई है। दोबारा मैं इसलिए कहता हूं कि ये महात्मा गांधी का विचार है, ये विनोबा का विचार है, ये जयप्रकाश नारायण का विचार है। उस विचार को आज राजनीति में स्थापित करने वाली एकमात्र राजनीतिक शक्ति है तो आम आदमी पार्टी।
ये राजनीतिक स्वराज का पक्ष आया, लेकिन स्वराज के बाकी और पक्ष हैं, 4 और पक्ष हैं जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। आज केवल सूत्र स्वरूप कह दूंगा, बाद में कभी हम बात करेंगे और लंबी इस पे विस्तार से सोचेंगे। दूसरा पक्ष है आर्थिक स्वराज का पक्ष। आर्थिक स्वराज का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि हर अंतिम व्यक्ति को कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने याद दिलाया था कि हर व्यक्ति को एक वोट दे देने से लोकतंत्र नहीं बन जाता। जब तक समाज में विषमता बनी रहेगी, अमीर गरीब का इतना फासला बना रहेगा, तो वो कैसा स्वराज होगा, कैसे बन सकता है लोकतंत्र। तो आर्थिक जो स्वराज है वो सवाल केवल इतना नहीं है कि हम इस देश के हर व्यक्ति तक खाना पहुंचा दें। आर्थिक स्वराज का सवाल, जिसे हम विकास कहते हैं, उसकी पुनर्परिभाषा का सवाल है। विकास का मतलब क्या है? आज इस देश में जिसे विकास बताया जाता है, क्या वो विकास है, या कि हमें एक नए तरह के विकास की जरूरत है? जैसा मैंने कहा, आज लंबी बात इस पे नहीं कहूंगा। इस देश के तमाम जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की बैठक हुई थी पुणे में अभी 1-1.5 महीना पहले। वहां इस पे बात हुई थी कि विनाश नहीं, विकास चाहिए। तो आर्थिक विकास का मतलब क्या है? एक आम आदमी, आम औरत, अंतिम इंसान की दृष्टि से देखा जाए तो इस देश में विकास किस चीज को कहते हैं, उसकी पुनः परिभाषा आम आदमी पार्टी को करनी होगी। स्वराज का आर्थिक मायने में अर्थ वो होना होगा। तीसरा सवाल, सामाजिक अर्थ में स्वराज का मतलब क्या होगा? हम इस पे अभी चर्चा शुरू कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक अर्थ में जब स्वराज की हम बात करेंगे, हमें 3 पक्षों पे सोचना पड़ेगा। आदमी और औरत का फर्क, जाति का सवाल और सांप्रदायिकता का सवाल। इन तीनों सवालों पे सोचे बिना, अपना मन साफ किए बिना हम स्वराज की कल्पना नहीं कर सकते। इस देश में नर नारी की जो विषमता है, आदमी औरत की जो गैर बराबरी है, और ये जो स्वाभाविक भाषा हम सबकी बनी हुई है कि हर चीज के अंदर आदमी लोग काम करेंगे, आदमी लोग औरतों के लिए कुछ कर देंगे, कुछ एहसान कर देंगे, कोई उनके लिए अच्छा काम कर देंगे। नर नारी के अंतर को जब तक हम चुनौती नहीं देते, जब तक हम हर चीज में सिर्फ ये नहीं कहते कि नारी को बराबर हिस्सा मिले, बल्कि ये कहना शुरू करें कि हिस्सा देने वालों में नारी की उपस्थिति बराबर हो, तब तक वहां स्वराज नहीं पाएगा। जाति के सवाल पे हमें खुल के ईमानदारी से बात करने की जरूरत है, क्योंकि इस सवाल पे इस देश में ईमानदारी से बात नहीं होती, और चूंकि बात नहीं होती तो 2 तरह के इस देश में टुकड़े हो गए। इस देश में कई चीजों पे संवाद नहीं होता और लोग बिल्कुल 2 तरह की उल्टी उल्टी बातें करते रहते हैं, और दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते। विकास के सवाल पे भी ये है, एक तरफ लोग कहते हैं बस इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हो गए साथी जो प्रतिक्रिया में कहते हैं हमें ग्रोथ चाहिए ही नहीं। दोनों में संवाद करना होगा। आम आदमी पार्टी इस देश में इन सब टूटे हुए खंडों के बीच में संवाद करने वाली पार्टी बने। जाति के सवाल पे एक तरफ खासतौर पे शहरों में, खासतौर पे थोड़ा सा संपन्न वर्गों में एक ऐसी धारणा बन गई है कि मुझे तो पता नहीं मेरी जाति क्या है, इसका मतलब जाति है नहीं, जिस चीज के बारे में मैं नहीं सोचता वो चीज है ही नहीं समाज में। ये तो सच नहीं है। हम ज्यादातर लोग जिन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी जाति क्या है, वो इसलिए पता नहीं होता क्योंकि वो इतने संपन्न और सुविधाओं में रहे हैं कि उनको अपनी जाति जानने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसकी प्रतिक्रियावश एक दूसरा तबका ऐसा हो गया है जहां हर चीज में केवल जाति ही जाति नजर आती है, उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, और हर चीज में इसमें भी आरक्षण कर दो, उसमें भी आरक्षण कर दो, इसको भी बढ़ा दो, उसको भी बढ़ा दो। इन दोनों विचारों को छोड़ के हमें समाज में जातिगत विषमता क्या है और उस जाति की विषमता को कैसे खत्म करना चाहिए, उसकी दिशा में आम आदमी को बढ़ना होगा।
और तीसरा सवाल मैंने सांप्रदायिकता का कहा था इसके अंदर। ये विविधता का देश है, ये सवाल आज बहुत बड़ा सवाल बन गया है। एक साल पहले तक जिन सवालों पे इस देश के मीडिया में चर्चा भी नहीं होती थी, कोई इस लायक नहीं समझता था कि उन बातों पे चर्चा की जाए, आज मुख पृष्ठ पे छपती हैं वो चीजें। सन 2021 तक इस देश में सब लोग हिंदू हो जाएंगे, जो जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, गॉडसे की मूर्ति लगेगी, धर्मांतरण होगा, धर्मांतरण करने वालों का सम्मान होगा। ऐसी उटपटांग बात कहने वाले एक साल पहले भी थे। कोई उन्हें इस लायक नहीं समझता था कि उन बातों पे टिप्पणी भी की जाए। आज इन चीजों पे टिप्पणी हो रही है। इस देश की 60-65 साल की आजादी के बाद की जो एक उपलब्धि है, उस उपलब्धि को चुनौती दी जा रही है। इस देश की जो बुनियाद है वो 65 साल पुरानी बुनियाद नहीं है। इस देश के आजादी के आंदोलन ने वो बुनियाद खड़ी की थी। 1857 के बगावत से, उसकी क्रांति से वो बुनियाद बनी थी। और एक मायने में पिछले 5000 साल की इस देश की जो बुनियाद है, सब धर्मों को, सब संप्रदायों को एक साथ लेके चलने की, आज उसको चैलेंज किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को इस देश की बुनियाद को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। सरकार बना लो, मंत्री बना लो, मंत्रियों में 2 अपराधियों को रखना है रख लो, लूटने या 2-4 हजार करोड़ रुपए लूट लो, 5 साल बाद चले जाओगे। लेकिन इस देश की बुनियाद को अगर हिलाने की कोशिश करोगे तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे और बचाएंगे। तो मैंने कहा, राजनीतिक स्वराज, आर्थिक स्वराज, सामाजिक स्वराज, सांस्कृतिक स्वराज की बात भी करने की जरूरत है। कल वैसे मुझे पुणे यूनिवर्सिटी पे उसको बोलने का मौका मिल रहा है, मैं रखूंगा इस सारे मामले को। फिर यहां पे 2 भेद हो गए। पिछले 2-4 महीनों से हर तरह की उटपटांग चीजें चल रही हैं। कोई कहता है कि मैं ऐसी टेक्स्ट बुक लिखूंगा, जिस व्यक्ति को किसी बच्चे के लिए कभी टेक्स्ट बुक लिखनी नहीं चाहिए, उसकी टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब की जा रही है। कोई साइंस कांग्रेस में जाके कह रहे हैं कि इस देश ने 5000 साल पहले रॉकेट भी बना दिए थे और सब कुछ बना दिया था। और उसकी प्रतिक्रिया में बाकी लोग कह रहे हैं कि ना, ये तो दकियानूसी बातें हैं, इससे पूरा देश डूब जाएगा, परंपरा वगैरह में बड़ा खतरा है, इससे बचो, और अंग्रेजी से देश बच जाएगा। नहीं, हमें इस देश की देशज परंपराओं को, हमें इसको सम्मान करना है। इस देश की संस्कृति की रक्षा करनी है। इस देश की संस्कृति, ये पिछले 2-3 महीने से जो बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, इनकी थाली में इस देश की संस्कृति को हम नहीं रख सकते। इस देश की विरासत बहुत गहरी विरासत है। तुकाराम इस देश की विरासत है, नामदेव इस देश की विरासत है, कबीर और नानक इस देश की विरासत है। इस देश की विरासत ये पिछले 50 साल से या पिछले 100 साल से उटपटांग हरकत करने वाले लोग नहीं हैं। और हमें इतना जल्दी से इस देश की विरासत को छोड़ देने की जरूरत नहीं है डर के मारे। इस देश की विरासत पे हमें अपना कब्जा रखना है, इस पे अपना दावा रखना है। और इस देश की विरासत में कितनी कुछ धाराएं हैं, कितना कुछ महान है, उसको लाना है और बचाना है। बार बार खास तौर पे अपने दिल्ली में अंग्रेजी बोलने वाले रेडिकल दोस्तों से मैं कहता हूं, भाई एक एक करके सारी चीज तुम बीजेपी की थाली में मत रखते जाओ। हिंदू को बीजेपी की थाली में, राष्ट्रवाद को बीजेपी की थाली में, ये सब रख, और संस्कृति भी बीजेपी की थाली में, ये सब रखोगे तो हमारी थाली में बचेगा क्या? इस देश के लिए लड़ना है हमारे को। तो संस्कृति के सवाल पे सांस्कृतिक स्वराज एक बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ दूसरे देशों के विचारों की नकल करना, अंग्रेजी बोल बोल के एक दूसरे को इंप्रेस करना, भारतीय भाषाओं की हत्या करना, ये इस देश की संस्कृति नहीं हो सकती। हमें बचाना है। जैसा मैंने कहा, आप कभी मौका देंगे तो इनमें से हर सवाल पे 1-1, 2-2 घंटा कभी मैं बोलूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा वो करने में। 5वां सवाल हमारे स्वराज का, वो है हमारे संगठन के भीतर स्वराज।
हम सारी दुनिया को स्वराज की शिक्षा दें और हम अपने घर में स्वराज ना करें, ये नहीं चल सकता। ये आम आदमी पार्टी वॉलेंटियर के खून पसीने पे बनी हुई पार्टी है। ये कोई 10 जनपद से पार्टी नहीं बनी है, ये कोई नागपुर से बन के नहीं आई है, ये कोई एसजीपीसी के पैसे पे नहीं चलती है पार्टी। ये पार्टी वॉलेंटियर के खून पसीने पे, ये पार्टी वॉलेंटियर के त्याग पे, ये पार्टी सपनों पे चलती है। और अगर ये पार्टी उन सपनों का सम्मान नहीं करेगी, वॉलेंटियर की उस बात का सम्मान नहीं करेगी, तो कैसे हम एक पार्टी बनाएंगे? इस देश की तमाम पार्टियां किसी ना किसी एक परिवार की जेब में आ गई हैं। महाराष्ट्र की तो हर पार्टी के बारे में मोटे तौर पे कह सकते हैं, कुछ परिवार की जेब में और बाकी व्यक्तियों की जेब में। हमें इस देश के सामने एक मॉडल रखना है कि बिना किसी व्यक्ति और परिवार की जेब में रखे हुए इस देश में अच्छी और सच्ची और सक्षम राजनीति की जा सकती है। इसलिए भी मैं महाराष्ट्र में आप सबके मॉडल की तरफ देखता हूं, आप सबसे सीखना चाहता हूं। तो मैंने कहा था बात हम इस पे करेंगे कि हम क्या करने के लिए निकले थे, आज कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं। मैं समझता हूं जो हम करने के लिए निकले थे उसकी अगर हम ध्यान से व्याख्या करें, कई बार होता है ना, हम चल देते हैं, चलते चलते कुछ कुछ करते रहते हैं, फिर एक दिन आता है थोड़ा बैठ के खड़े होके सोचते हैं, अच्छा मैं क्या कर रहा था। मैं समझता हूं जो हम कर रहे हैं उसमें ये 5 अंश कहीं ना कहीं है। आप जब भी बैठेंगे थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, हो सकता है आप इसमें कोई 6वां अंश भी निकाल दे, मुझे बताइएगा। लेकिन ये 5-6 अंश हमारे काम में रहे, करते करते हमें समझ आया है। तो हमारा काम ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बदल के एक बहुआयामी स्वराज को स्थापित करना हमारी चुनौती है। ये काम करने हम निकले थे। आज हम कहां हैं? ये काम करने के लिए हमने राजनीति शुरू क्यों की? हमने राजनीति शुरू इसलिए की क्योंकि राजनीति हमारा युग धर्म है। कभी कभी हम लोगों को समझाने के लिए कह देते हैं कि भाई मजबूरी में करना पड़ा, बहुत गंदी चीज थी, करना पड़ा, क्योंकि लोगों के मन में राजनीति के लिए इतनी घृणा है कि उनसे संवाद स्थापित करने के लिए हमें सब करना पड़ता है। लेकिन सच बात यह है कि राजनीति सती त्रिगमदा पदा पदा सती त्रिगमदा पदनी सरि सदा पदनी सरि सदा पदा मगरि सरी पदा मगरि सरी दा पगा सरी